करवा चौथ में काली बहू की विधवा भाभी बनी सौतन। देखा, मेरी बहन बहुत संस्कारी है और मैंने उसकी परवरिश बहुत अच्छे से की है। बहुत संस्कारी लड़की है मेरी बहन। आपके घर में हमेशा सुख और शांति हमेशा बनी रहेगी। आपको मेरी बहन जैसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी बहन जैसी काली लड़की तो सच में हमें कहीं नहीं मिलेगी। तुम तो जानते हो ना तुम्हारी बहन कितनी काली है। और फिर एक काली लड़की का घर बसाना, उसे लोगों की बातें सुनने के बाद भी अपने घर की बहू बनाने में कुछ तो फायदा होना चाहिए। आप क्या कहना चाहती हो? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। अमृता का पति कहता है, अरे बेटा, हम तो बस यही कह रहे हैं कि शादी के साथ साथ हमें दहेज भी चाहिए। देखो तुम्हारी बहन कितनी काली है, कौन करेगा इससे शादी। उनकी बात सुनकर समीक्षा और दिग्विजय दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी दिग्विजय उन लोगों से कहता है, देखिए, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगा। तभी वहां दिग्विजय की बहन सलोनी आ जाती है और आते ही अपनी भाई और वहां बैठी अमृता और उसके पति उमेश से कहती है, कोई जरूरत नहीं है भैया आपको रिश्ते की बात पक्की करने की। मैं काली हूं तो क्या हुआ, क्या मुझे इस दुनिया में लड़के नहीं मिलने वाले? नंदी जी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अभी शांत हो जाओ, अभी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। देखो तो सही, अभी तो हमारे घर की बहू भी नहीं बनी है। इस कल्लो की कितनी लंबी जुबान है। बहन जी, आप थोड़ा शांति तो रखिए, मैं बात कर रहा हूँ अपनी बहन से। भैया, इन जैसी छोटी सोच रखने वाले लोगों के घर पर मैं नहीं रह सकती। और हाँ, आज तो आप इन लोगों की दहेज की मांग पूरी कर दोगे, फिर बाद में क्या होगा? ये मुझे दहेज के चलते टॉर्चर करेंगे, सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरी। जानती हो ना कितनी मुश्किल से मुझे ये रिश्ता मिला है, और तुम अब ऐसा कर रही हो। भैया आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और वो लड़का भी मुझे बहुत प्यार करता है। और अगर आप चाहो तो वो घर जमाई बनकर इसी घर में भी रह सकता है। ये सुनते ही दिग्विजय और समीक्षा दोनों ही बहुत खुश होते हैं। अरे भाग्यवान, और कितनी बेइज्जती सहन करोगी। यहाँ बैठी हो, चलो चलते हैं यहाँ से। इस लड़की का तो पहले ही बाहर टांका भिड़ा हुआ है। उमेश और अमृता वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद अगले दिन ही सलोनी अपने बॉयफ्रेंड अमन को अपने साथ अपने घर ले आती है। भैया भाभी, इनसे मिलो, ये अमन है, हम दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। अमन बहुत सुंदर, स्मार्ट था और पढ़ा लिखा भी था। वहीं वो सलोनी के साथ एक ही कंपनी में काम भी करता था। उसका बर्ताव समीक्षा और दिग्विजय को बहुत पसंद आता है। देखो अमन, हमें बहुत पसंद आए, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ यहीं पर रहो। हम सब एक पूरे परिवार की तरह इस घर में रह सकते हैं। अगर आप लोगों की इसमें खुशी है तो मैं आप लोगों की खुशी के लिए यहाँ जरूर रहूंगा। पहले तो मेरे लिए सलोनी की ही खुशी बहुत मायने रखती है। अमन की ये बात सुनकर सलोनी भी बहुत खुश होती है। कुछ ही दिनों में उनकी शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं, जिसके चलते चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। अब अमन अपने ही ससुराल में घर जमाई बनकर रह रहा होता है। घर में सब लोग बहुत सुख शांति से रह रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक से आधी रात के समय बहुत बड़ा तूफान आता है। घर में फोन की घंटी बजती है। सभी लोग सो रहे हैं, किसी को भी फोन दिखाई नहीं दे रहा, मैं ही उठा लेता हूँ। दिग्विजय जाकर फोन उठा लेता है। फोन की दूसरी तरफ से उसकी फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड कहता है, मालिक आपकी फैक्ट्री जल गई। मालिक, पूरी फैक्ट्री में आग लग गई है, कुछ नहीं बचा, सब खाक हो रहा है मालिक, सब खत्म हो गया मालिक। ये सुनते ही दिग्विजय के हाथों से फोन नीचे गिर जाता है, जिसके चलते समीक्षा की भी नींद खुल जाती है और वो दिग्विजय के पास आकर पूछती है, क्या हुआ? इतनी रात को आपके हाथों से फोन क्यों छूट गया? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया समीक्षा, सब कुछ बर्बाद हो गया। लाखों की मेहनत बर्बाद हो गई, पानी में मिल गई समीक्षा, अब कुछ नहीं बचा। दिग्विजय को ऐसा बोलते बोलते ही अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और वो इस समय भगवान को प्यारा हो जाता है, जिसके चलते समीक्षा बहुत जोर से चिल्लाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। उठिए ना, आपको ये क्या हो गया? अरे आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? उठ जाइए, मुझे ऐसे परेशान मत कीजिए। समीक्षा के रोने की वजह से अमन और सलोनी भी उठ जाते हैं। ये हादसा सबके लिए बहुत ज्यादा डरावना होता है। समीक्षा के साथ साथ उसकी ननंद सलोनी भी फूट फूट कर रोने लगती है। अगले दिन वो सब मिलकर दिग्विजय का अंतिम संस्कार करवा देते हैं। अब समीक्षा अकेली पड़ जाती है। भाभी, खुद को संभालिए भाभी, सलोनी मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, अब मैं कैसे खुद को संभालूंगी? दिन प्रतिदिन समीक्षा की हालत खराब होने लगती है। ये देख अमन से रहा नहीं जाता और वो समीक्षा की देखरेख करने लगता है, जिसके चलते समीक्षा की नजरों में वो आने लगता है।
समीक्षा को अपने ही ननंद के पति का स्वभाव अच्छा लगने लगता है। अमन, तुम कितने अच्छे हो। अगर आज तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे बुरे वक्त में संभाला है। ऐसा कहते कहते समीक्षा रोने लगती है और रोते हुए अमन की बाहों में लिपट जाती है। लेकिन तभी अमन उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, भाभी जी खुद को संभालिए। आप जानती हो ना, मैं आपकी नंद का पति हूँ। हमारा इतना नजदीक आना ठीक नहीं है। उस समय तो समीक्षा समझ जाती है, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे अब अमन के करीब आने की कोशिश करती है। एक दिन वो रात के समय अमन और सलोनी के कमरे में आकर इशारे से अमन को ऊपर बुला लेती है। देखो अमन, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और ये प्यार मेरा तुम्हारे लिए कम नहीं होने वाला। तुम मेरी बात को समझो। ननन जी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। बस मुझे तो तुम्हारा सहारा चाहिए। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? अगर सलोनी को कुछ पता चल गया तो क्या होगा? मैं वादा करती हूँ मेरी ननंद को कुछ नहीं पता चलेगा हमारे बारे में। समीक्षा ऐसा कहने के बाद अमन को गले से लगा लेती है। अमन भी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो भी अपनी ही पत्नी को धोखा देने लगता है। अब अमन चोरी छुपे रात के समय सलोनी की भाभी से मिलने लगता है और अपना समय उसके पास गुजारने लगता है। इसकी खबर सलोनी को कानो कान नहीं होती। देखते ही देखते कुछ वक्त गुजरने लगता है और एक दिन सलोनी को ऑफिस से देहरादून की मीटिंग में जाने का ऑफर मिलता है। ओहो अमन, तुम्हें मैं बता नहीं सकती मैं इसके लिए कितना खुश हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, आज शाम मुझे जाना है और कल मेरा करवा चौथ का व्रत है। अरे सलोनी, उसकी टेंशन मत लो। तुम अपनी मीटिंग पूरी करो। करवा चौथ तो फिर दोबारा आ जाएगा। सही कहा अमन तुमने, लेकिन ये मेरा पहला करवा चौथ का व्रत है और मैं जरूर रखूंगी। अरे तुम जाओ तो सही। करवा चौथ तो मैं तुम्हारी प्यारी भाभी के साथ भी मना लूंगा। चलो मैं पैकिंग करने जा रही हूँ, शाम को ही मुझे निकलना है। इधर सलोनी अपना सामान पैक करने के लिए चली जाती है तो उधर अमन समीक्षा एक दूसरे को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। कितने अच्छे मौके पर ननन जी यहाँ से जा रही हैं। इस करवा चौथ पर मैं अमन के लिए व्रत रखूंगी। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम को सलोनी अपना सामान लेकर फ्लाइट के लिए निकलने लगती है। मैं जाती हूँ, मेरे जाने के बाद भाभी का अच्छे से ध्यान रखना और समय पर खाना खा लेना। ऐसा कहकर वो निकल जाती है और वहीं उसके निकलते ही अमन और समीक्षा दोनों एक ही कमरे में पहुंच जाते हैं। इस कमरे में मुझे काफी बोरियत लगती थी, लेकिन तुम्हारे यहाँ आते ही इस कमरे को 4 चांद लग गए। मुझसे इतना दूर क्यों खड़े हो? आओ मेरे पास आओ, आज हम सारी दूरियां मिटा देंगे। वो जैसे ही एक दूसरे को गले से लगाते हैं तभी वहां सलोनी आ जाती है। उसके हाथ से बैग नीचे गिर जाता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो रोते हुए कहती है, जल्दबाजी में मैं अपना पर्स भूल गई थी जिसे लेने मैं यहाँ आई थी। लेकिन इसी के दौरान मुझे इतना बड़ा राज पता चल गया। क्यों भाभी, आपको जरा भी शर्म नहीं आई मेरे पति को मुझसे छीनते हुए? अरे मैंने आपको भैया के बाद अपना सब कुछ माना था, लेकिन आपने तो मुझसे मेरी दुनिया ही छीन ली। और तुम अमन, तुमने तो मुझसे प्यार भरे वादे किए थे, मुझे धोखा न देने की कसमें खाई थी। फिर ये सब क्या है? सच सामने आते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके चलते समीक्षा और अमन दोनों को अपनी गलती का पछतावा होता है। नन्ना जी, ये सब मेरी ही गलती है। अमन मेरे करीब नहीं आया, मैं ही उसके करीब गई थी। अपने अंदर के अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं इसका सहारा ले रही थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जानती हूँ तुम मुझे माफ तो नहीं करोगी, लेकिन मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। तभी अमन भी अपनी गलती की माफी मांगता है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई सलोनी, मुझे माफ कर दो। मैं बह गया था, मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके चलते सलोनी उन दोनों को माफ कर देती है। जिसके बाद उसकी भाभी सब कुछ छोड़कर अपने मायके चली जाती है और अब सलोनी देहरादून न जाकर अपने प्यार और अमन के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सोचिए, दो बहनें जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाली हैं, उनकी अपने घर में ही आपस में नहीं बनती तो फिर क्या होगा जब उन दोनों बहनों की एक ही ससुराल में शादी हो जाए? कैसा होगा नजारा? दोनों प्यार से रहने लगेंगे या लड़ाई झगड़े बरकरार रहेंगे? यही जानने के लिए कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। जहां बड़ी बहन काजल बेहद भोली भाली मासूम स्वभाव की थी, वहीं पूजा चंट और घमंडी किस्म की थी। सुबह उसकी माँ अर्चना रसोई में चाय बना रही थी और सब्जियों को देखकर वो कहती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आज नाश्ते और लंच में क्या बनाऊं। अरे माँ, आप इतना क्यों सोच रही हो? सामने पालक रखे हैं, आज पालक का चीला ही बना दो। वैसे भी मुझे पसंद है और आपको भी।
अरे हाँ, यही सही रहेगा। चल पत्ते तोड़वा दे जब तक। जी माँ। तभी काजल अपनी माँ के साथ नाश्ता बनवाने में मदद करती है। कुछ देर बाद जब सब नाश्ता करते हैं तो पूजा चिढ़कर कहती है, ओहो माँ, ये आपने अजीब सा पालक का चीला क्यों बनाया है? मैंने कल रात को आपको कहा था ना कि उपमा बना दीजिए, मुझे बहुत पसंद है, फिर भी आपने वो नहीं बनाया। मैं जानती हूँ काजल को पालक का चीला बहुत पसंद है और आपने इसके लिए बना दिया। आपको भेदभाव करना आता है, मेरी पसंद की एक भी चीज नहीं करते हो और सारी उसकी पसंद की ही चीज करते हो। वो बड़ी है ना, मेरी तो कोई कदर ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भूल गई थी। सुबह काजल आ गई थी, उसने बोला, मैंने वही बना दिया। देखा पापा आपने, माँ बस इसके ही मन की करती रहती है, मेरी मन का नहीं। अरे बेटा, तू हर बात इतनी गलत क्यों सोचती है? और वैसे भी तेरी बड़ी बहन की शादी जल्दी हो जाएगी तो तू ही हमारे पास रहेगी, तो हम तुझे ही लाड प्यार करेंगे, तुझे ही खिलाएंगे पिलाएंगे। बस बस पापा, अब आप मुझे मस्का मत लगाइए। मैं जा रही हूँ, कैंटीन में ही खा लूंगी। कुछ पैसे दे दो। जब देखो बाहर का ही खाती रहेगी, घर का भी खा लिया कर। और अभी तो पैसे दिए थे, फिर पैसे मांगने लग गई। बस बस माँ, मेरे लिए तो घर में भी नहीं बनता और आप बस अब पैसे भी मत दो। मैं बाहर का भी कुछ नहीं खाऊं, आप बस अपनी बड़ी बेटी को ही सुनते रहिए, छोटी बेटी की तो किसी को परवाह ही नहीं है। अरे पूजा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू गलत समझ रही है। काजल अपनी छोटी बहन को रोकने और समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो एक भी नहीं सुनती और अपना बैग लेकर कॉलेज निकल जाती है। ऐसे ही दोनों बहनों की अक्सर नोकझोंक हुआ करती थी। दोनों ही आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन काजल सिचुएशन को हैंडल कर लिया करती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता है, दोनों बहनों के लिए एक ही घर से रिश्ता आता है। जब ये बात अर्चना उन दोनों को बताती है तो पूजा कहती है, क्या हम दोनों का एक ही घर में रिश्ता? नहीं माँ, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। अरे आप जानती है ना, मेरी काजल से बिल्कुल नहीं बनती है, फिर भी यहाँ कम लड़ाई होती है क्या, जो मैं आपको ससुराल में भी दूरदर्शन देखना है? बेटा मेरी बात तो सुन, तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। बेटा तुम दोनों अब बड़ी हो चुकी हो, कितना समझाऊं। चल बेटा, एक बार फोटो तो देख ले। तभी उसका पिता शंकर पूजा को समझाते हुए ऋषभ नाम के लड़के की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर पूजा शादी के लिए हाँ कर देती है। ठीक है पापा, मैं रिश्ते के लिए तैयार हूँ, पर इसको बोलना मेरे से ज्यादा चपड़ चपड़ ना करे कि ये काम ऐसे होता है वैसे होता है, क्योंकि इसके हिसाब से नहीं चलने वाली मैं। तू चिंता मत कर, बस जो भी काम करे अच्छे से करना। तो खुद जानती है तुझे घर के काम कितने आते हैं। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, सीख लूंगी माँ से। माँ आप सिखा दोगी ना मुझे? हाँ मेरी बच्ची। फिर जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आते हैं, अर्चना पूजा को भी थोड़ा थोड़ा काम सिखा देती है। फिर दोनों बहनों की शादी नयनतारा के दोनों बेटे रुद्र और ऋषभ से हो जाती है। नयनतारा दोनों बहू का गृह प्रवेश कर देती है। अगले दिन काजल जल्दी उठकर घर की सफाई करके पहली रसोई का खाना बना रही थी। अलार्म बंद करने से पूजा लेट उठती है और उठकर तैयार होकर सीधा रसोई में आती है। काजल, तू अपने आप को बहुत महान दिखाना चाहती है ना? ससुराल में मैं छोटी हूँ, यहाँ पर भी यही चाहती है तू कि माँ जी मुझे सुनाए, वरना तो मुझको जगा देती। अब खुद जल्दी उठकर तूने सारा काम कर लिया, वाहवाही पाने के लिए। नहीं पूजा, तू मुझे गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुझे उठाने आई थी, तू तब भी नहीं जागी। बस बस रहने दे, मैं खाना जल्दी तैयार नहीं कर पाऊंगी, मेरा आधा काम तू कर दे। मुझे पता था तू यही बोलेगी, इसीलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स पहले ही तैयार कर दिए थे और खीर भी पकने ही वाली है, तू देख ले। एक तो फायदा हो गया है, सेम ससुराल होने से मुझे कुछ भी काम होगा तू मेरा कर दिया करेगी। चिंता मत कर, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मदद तो करूंगी ही। फिर दोनों बहनें खाना बनाकर सास और पति को खिलाती हैं। वैसे भाभी और पूजा, तुमने दोनों ने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे भाभी के हाथ का हलवा अच्छा लगा। हाँ सही बोला तूने, इसलिए बड़ी बहू मेरी तरफ से तेरे लिए सोने का हार और छोटी बहू तेरे लिए सोने का कंगन। शुक्रिया माँ जी। सबके खाने से उठ जाने के बाद पूजा अकड़ कर काजल से कहती है, देखा, यहाँ भी तूने अपनी चालाकी दिखा दी है ना? माँ जी के सामने अच्छा खाना बनाकर माँ जी ने तुझे सोने का हार दिया, मुझे ये छोटा सा कंगन। मैंने जानबूझ कर कुछ भी नहीं किया है, तो हमेशा गलत ही समझती है मुझे। ये नहीं पता था कि माँ जी अलग अलग शगुन देंगी। ऐसे ही वक्त गुजरता है। काजल को सारा काम बखूबी आता है।
जिस कारण सास उसे अक्सर शाबाशी दिया करती थी और पूजा को काम करने में थोड़ी परेशानी आती थी और वो आलसी इतनी थी कि अब वो सारा काम अपनी बड़ी बहन पर ही छोड़ दिया करती थी। काजल भी चुपचाप सारा काम करती थी। घर वालों के सामने जब नयनतारा की दोनों बहू बहुत कामकाजी थी, पर ऐसा सच कहा था। वक्त के साथ दोनों बहू गर्भवती होती हैं। काजल 2 बच्चों की मां बनने वाली थी और पूजा 1 बच्चे की। दोनों का 7वां महीना चल रहा था। एक दिन पूजा कहती है, काजल मुझे कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है, जरा कुछ बनाती, और सुन बैठे बैठे पैर भी दबा दी, मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। ठीक है, मैं बना देती हूँ, उसके बाद पैरों की मालिश कर दूंगी। फिर काजल रसोई में चटपटी टिक्की बनाने लगती है, जिससे उसे लगातार छींक आने लगती है। ओह, मुझसे ये महक और मसाले बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, लेकिन पूजा के लिए तो करना पड़ेगा। थोड़ी सी थकावट भी हो रही है, जल्दी कर लेती हूँ। फिर काजल अपने मुंह पर पल्ला बांधकर उसके लिए टिक्की बना देती है। अरे काजल बहू, तू ऐसी हालत में क्यों बना रही है? मुझे कह देती। कोई बात नहीं माँ जी, थोड़ा सा काम था, आराम करना इसके बाद। ठीक है। फिर काजल पूजा को टिक्की दे देती है, फिर उसके पैरों की मालिश करती है। वक्त गुजरता है। पूजा को अभी अक्ल नहीं आती। वो अपनी बहन को परेशान करती थी और बाहर का भी खाना खाती थी। पूजा, मैं देख रही हूँ तो रोज पिज्जा बर्गर खाने लग गई है। ये सब बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मान जा, नुकसान है ये सब। तुझे हर बात की चिल्लम क्यों मचती रहती है? मैं कुछ भी करती हूँ बस टोकती रहेगी। खाने दे चुपचाप से, तो जा यहाँ से। पूजा के कुछ कहने पर काजल को जाना पड़ता है। उसी रात पूजा की तबीयत बिगड़ने लग जाती है, लीवर पेन होने लगता है। तभी ऋषभ और घरवाले उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। डॉक्टर साहब, पूजा और बच्चे ठीक है ना? इतना पेट दर्द किसी और कारण से तो नहीं हो रहा था? नहीं, मैं आपको अभी बताने वाला था। इन्होंने बाहर का कुछ ज्यादा ही खाया है। उस अनहेल्दी चीज की वजह से इन्हें इतनी परेशानी हुई और बच्चे की डिलीवरी भी जल्दी हो गई। क्या अनहेल्दी? सॉरी ऋषभ जी, काजल मुझे माफ कर दे। तूने मुझे इतना समझाया, फिर भी मैंने तेरी एक नहीं सुनी और बाहर का खाती रही। इतना ही नहीं, मैंने तुझसे इतनी नाजुक हालत में काम करवाया, उसके लिए मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं, अपनी छोटी बहन के लिए काम करने में कैसी परेशानी। अच्छा, जब ही उस दिन मुंह पर तू कपड़ा बांधकर इसके लिए चाट पापड़ी बना रही थी। देखा पूजा, तेरी बहन कितनी अच्छी है, कुछ सीख। जी माँ जी। माँ जी, मुझे शायद लीवर पेन हो रहा है। डॉक्टर जल्दी आइए। तभी डॉक्टर काजल को एडमिट करते हैं। कुछ देर बाद वो एक प्यारी सी बेटी और बेटे को जन्म देती है। दोनों बहनों के बीच प्यार बढ़ जाता है। फिर दोनों एक साथ घर के सारे काम खुशी खुशी करने लगती हैं। स्वरा, तुम यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो? वहाँ तुम्हारी बहन रागिनी घर के सारे काम कर रही है और तुम्हें फोन चलाने से फुर्सत ही नहीं है। अरे माँ, मैं स्वरा नहीं, रागिनी हूँ। मैंने जस्ट अभी कपड़े छत पर सुखाए हैं और आकर बैठी हूँ। अब क्या मुझे 2 मिनट चैन से सांस भी नहीं लेने दोगी? अरे ये क्या, मुझे लगा स्वरा यहाँ बैठी है, लेकिन समझ ही नहीं आता। तुम दोनों के चेहरे इतने मिलते जुलते जो हैं। स्वरा के पास जाऊं तो रागिनी होती है, रागिनी के पास जाऊं तो स्वरा होती है। अब आपने जुड़वा बेटियां पैदा की हैं तो ये सब तो झेलना ही होगा। कोकिला बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। एक तरफ उसे इस बात की खुशी भी होती है तो दूसरी तरफ वह अपनी दोनों बेटियों से बहुत ज्यादा परेशान भी हो चुकी थी, क्योंकि उसकी एक बेटी इतनी ज्यादा शरीफ थी कि वह किसी से कुछ नहीं कहती थी, तो वहीं उसकी दूसरी बेटी बहुत ज्यादा चालाक थी और हमेशा उसको बेवकूफ बना दिया करती थी। इधर कोकिला अपनी बेटी रागिनी को पोछा लगाते हुए देखती है। अरे वाह, तुम तो यहाँ काम कर रही हो। चलो अच्छी बात है, घर के काम करने बहुत जरूरी होते हैं। थोड़ी देर बाद मेरे साथ बाजार से सब्जियां लेने चलना। ठीक है माँ, पहले मैं घर के सारे काम कर लूँ, फिर हम एक साथ चलेंगे। तभी कोकिला की नजर रागिनी के हाथ पैर पर पड़ती है। उसके हाथ पर वही काला डोरा बंधा होता है जो कोकिला ने उसे बांधा था, जिसे देखकर वह अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, इस लड़की ने मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। हमेशा की तरह ये मुझे बेवकूफ बना देती है। तू स्वरा नहीं बल्कि रागिनी है और स्वरा ने मुझे तेरा नाम लेकर झूठ बोला। अभी इसकी खैर लेती हूँ। कोकिला अपने कमरे में एक छड़ी लेकर स्वरा के पास पहुंच जाती है, जहां वह उसे ठीक करने के लिए उसके पास जा ही रही होती है। लेकिन स्वरा अपनी माँ की मार खाने से यहाँ से वहां भागकर अपने आप को बचाने लगती है।
ये क्या कर रही हो? मुझे लग जाएगी, मुझसे दूर रहो, मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। सॉरी माँ, सॉरी। ऐसा बोलते बोलते वह अपनी चप्पल उठाकर घर से बाहर निकल जाती है। बस करो माँ, अब उसके पीछे क्या ही भागोगी? इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर रखा है, अब क्या बताऊं, हर बार धोखा दे जाती है। अरे माँ छोड़ दो ना स्वरा को, आपको तो पता ही है वो कितनी चंचल है। अच्छा माँ, मैं ये कह रहा था कि मैं जब रास्ते से घर लौट रहा था तो गांव के एक आदमी ने मुझे मेरी दोनों बहनों के लिए रिश्ते बताए हैं। क्या कहा? रिश्ता कौन है, कैसे हैं, हमारी बेटियां वहाँ खुश रहेंगी या नहीं? पहले ये सब जानना भी तो बहुत जरूरी है। अमीर परिवार से रिश्ता आया है माँ, परिवार भी बहुत अच्छा है, मेरी दोनों बहनें वहाँ पर खुश रहेंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। अगर तू अपनी बहनों के लिए सोच रहा है तो तूने अच्छा ही सोचा होगा। चल ठीक है, तू रिश्ते की बात कर ले, रागिनी तो समझदार है, बाकी स्वरा को मैं समझा दूंगी। अपनी शादी के बारे में सुनकर रागिनी शर्मा जाती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद वह घर के सारे काम करके जंगलों की तरफ पहुंच जाती है, जहां नदी किनारे उसकी बहन भी बैठी होती है। मुझे पता ही था तुम यहीं बैठी होगी, हमेशा तुम मेरा नाम इस्तेमाल करके माँ को चकमा दे देती हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए स्वरा। अरे रागिनी, तुम्हें तो पता ही है मुझे घर के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना था, दरअसल हमारे रिश्ते की बात चल रही है और भैया ने हमारे लिए 2 लड़के देखे हैं, एक ही परिवार से। हे भगवान, इसका मतलब मुझे आगे की जिंदगी तक तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। ओहो, ये तो ठीक नहीं होगा। स्वरा की बातें सुनकर रागिनी को हंसी आ जाती है और वह उसे गुदगुदी करने लगती है। इस प्रकार दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार किया करती थी। वहीं उन दोनों को हरा रंग इतना पसंद था कि वह जंगल से रोजाना अपने लिए बड़े बड़े पत्तों से ड्रेस बनाकर पहना करती थी। माना कि मैं घर में कोई काम नहीं करती, लेकिन मेरे अंदर इतना अच्छा टैलेंट है कि मैं इस दुनिया की नेचुरल चीजों से कपड़े बना सकती हूँ। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितनी प्यारी ड्रेस बनाई है पत्तों से। ये तो बहुत ही सुंदर है, तुमने तो कमाल ही कर दिया। चलो अब घर वापस चलते हैं, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अपने पत्तों से बने हुए कपड़े पहनकर वो दोनों घर लौट आई हैं, जहां उनकी दोनों भाभियां उनसे कहती हैं, अरे आ गई सीता और गीता। अरे रूपाली, ये दोनों सीता और गीता नहीं, गीता और बबीता हैं। उड़ा लिया आप लोगों ने हमारा मजाक, या और भी कुछ बाकी रह गया है? अरे नंद जी, गुस्सा क्यों होती हो, हम दोनों तो मजाक ही कर रहे थे। अब क्या है ना, तुम दोनों जुड़वा बहनों को देखते ही मजाक करने का मन कर जाता है, तो हम दोनों कर लेती हैं। तुम बोलो तो हम वो भी ना करें। रूपाली की बात सुनकर स्वरा गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद रागिनी को देखकर वह दोनों कहती हैं, रागिनी, तुम तो बिल्कुल जंगल की मोगली लग रही हो, क्या पहना है तुमने ये? आपको नहीं पता क्या, ये जंगल के पत्तों से बने हुए कपड़े हैं, अच्छे लग रहे हैं ना? इससे हमारी बॉडी को एक फ्रेश एयर मिलेगी। रागिनी की बात सुनते ही दोनों जोर जोर से हंसने लगती। ये देख रागिनी वहां से चली जाती है। ऐसे ही अब धीरे धीरे उन दोनों बहनों की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। हल्दी वाले दिन वह दोनों बहनें जंगल में जाती हैं और जंगल से पीले पीले पत्ते और गहने के फूल तोड़ कर ले आती हैं, जिससे वह अपनी हल्दी की रस्म के लिए कपड़े बनाना शुरू करती हैं। हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? रागिनी, तुम तो समझदार हो, फिर भी तुम स्वरा का साथ दे रही हो। कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी है और तुम यहाँ जंगल के पत्तों से कपड़े बना रही हो। अरे माँ, आपको तो पता ही है हमें हरे रंग से कितना प्यार है, और हरियाली तो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। बस इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपनी शादी में इस हरियाली का खूब इस्तेमाल करें। लेकिन बेटियों, आजकल मार्केट में कितने प्यारे प्यारे सुंदर और हैवी लहंगे चल रहे हैं, तुम्हें ये पत्तों के कपड़े ही क्यों पहनने हैं? माँ, आप देखते जाओ, पूरी शादी में आपकी दोनों बेटियां ही अलग चमकेंगी और कोई दिखाई भी नहीं देगा। कोकिला अपनी दोनों बेटियों की ये बातें सुनकर हैरान रह जाती है, जिसके बाद वह बाकी के काम करने चली जाती है। वहीं रागिनी और स्वरा मिलकर पीले गेंदे के फूल और हरी पत्तियों से अच्छी अच्छी सुंदर ड्रेस बना लेती हैं और अपनी हल्दी की रस्म के लिए आकर बैठ जाती हैं। उनकी पत्तों वाली ड्रेस देखकर घर पर आए हुए मेहमान तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके बाद भी उन दोनों बहनों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अगली रस्म मेहंदी की रस्म है, चलो उसके लिए भी अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर देते हैं। रागिनी और स्वरा दोनों ही मिलकर जंगल में जाकर एक एक अच्छे से पत्तियां बीन बीन कर घर लेकर आते हैं, जिसमें उनकी बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है और वो दोनों मिलकर मेहंदी की रस्म में पहनने के लिए हरे कपड़े बना लेती हैं।
ये देख उन दोनों का पूरा परिवार उन्हें ऐसे कपड़े पहनने से मना तो करता है, लेकिन रोक नहीं पाता। अरे तुम दोनों लड़कियों ने तो हमारी नाक ही कटवा दी। इस तरह मोगली बनकर कोई बाहर कैसे जा सकता है? जरा सोचो तो सभी लोग क्या सोच रहे होंगे तुम दोनों के बारे में। हम जैसे भी हैं माँ, हम बिल्कुल बढ़िया हैं। और फिर इतने महंगे लहंगे लेकर, इतनी महंगी ड्रेस पहनकर कोई फायदा नहीं। हमारे इन पत्तों की वजह से कितने सारे पैसे बचे होंगे, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। तभी वहाँ स्वरा के दोनों भाई आ जाते हैं और पहली बार वो दोनों अपनी बहन के सपोर्ट में बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जो पहनने का मन करे वो पहनो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। ये तो कितना अच्छा टैलेंट है माँ, आप इसके लिए क्यों बेचारियों को डांट रही हो? ये दोनों जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अपने भाइयों को अपना सपोर्ट लेते हुए देख वो दोनों जुड़वा बहनें बहुत खुश होती हैं। उस दिन के बाद वह जंगल से जाकर अपने लिए खूब सारे पत्ते और कई सारे फूल तोड़कर लेकर आती हैं और दोनों बहनें मिलकर उनसे अपना शादी का जोड़ा बना लेती हैं। पत्तों के कपड़े पहनकर जब वह बारात के सामने पहुंचती हैं तो उसके सास ससुर उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि बहुएं कभी अपनी शादी के दिन पर पत्तों वाले कपड़े पहनेंगी। तुम दोनों बहुत ही सुंदर लग रही हो। हाँ, मेरी दोनों बहू बहुत ही यूनिक और समझदार हैं। पवन और ललिता दोनों ही अपने बेटों से जुड़वा बहनों की शादी करवाकर उन्हें घर ले आती हैं। शादी के बाद से स्वरा थोड़ी समझदार हो जाती है और रागिनी के साथ अपने ससुराल को मिल बांट कर संभालने लगती है, जिसके चलते अब दोनों बहनें एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं।